चलो, तो देखें, कल बेटा अपन बात कर चुके थे, शायद फोर ब्रेन की बात कर रहे थे ना। चलिए, तो फोर ब्रेन में बढ़ा जाए आगे। देखिए, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक तो है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में आपने कहा कि कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन हमारे अंदर ब्रेन। फिर अपन ने कहा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को प्रोटेक्ट करता है स्कल और वर्टिबल कॉलम रेस्पेक्टिवली। फिर आपने कहा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मेनिंजेस पाई जाती हैं, जिनमें से आउटर मोस्ट का नाम क्या है, ड्यूरामीटर। फिर उसके बाद मिडिल है अरेक्नॉइड मीटर और सबसे अंदर होती है पायामीटर। तो ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में कौन है, पायामीटर। वेरी थिन किसे कहा गया है, अरेक्नॉइड मीटर को। आउटर मोस्ट कौन है, ड्यूरामीटर। अब यहां अपन ने कहा कि हमारे ब्रेन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है ये अपना आ जाता है बेटा फोर ब्रेन। फोर का मतलब क्या हुआ, आगे वाला। तो ब्रेन का जो एंटीरियर पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, उसको कहा गया है फोर ब्रेन। अब इस फोर ब्रेन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती है, तो इसमें सबसे पहली स्ट्रक्चर कौन सी आती है बेटा, सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में आपने कहा कि ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। तो ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रम है कितने हेमीस्फीयर में डिवाइडेड था, दो। डिवाइड करने वाली जो ग्रुप थी ये लॉन्गिट्यूडनल थी। एनसीईआरटी ने लिखा है ना, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड इनटू टू हेमीस्फीयर। तो यानी कि डिवाइड करने वाली ग्रुप कैसी थी, लॉन्गिट्यूडनल। और इन दोनों हेमीस्फीयर को आपस में जोड़ने वाली स्ट्रक्चर का नाम क्या है, कॉर्पस कैलोसम। तो अपन ने कहा कि यहां पर ये हो गया बेटा लेफ्ट और राइट हेमीस्फीयर। तो नाउ इट इज लेफ्ट एंड राइट हेमीस्फीयर। तो ये दोनों हेमीस्फीयर यहां हो गए और इन्हें आपस में जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है इसको आपने नाम दे दिया है कॉर्पस कैलोसम। बताएंगे, कॉर्पस कैलोसम केवल मैमल्स में है या अदर एनिमल्स में भी, ओनली इन केस ऑफ मैमल। अब यहां पे इसी चीज को अपन ने कहा कि अगर हम साइड से देखें तो साइड से देखने पर अपने को कुछ ऐसे दिखता है कि हमारा सेरिब्रम ये है, दूसरा जो हेमीस्फीयर इसके बगल में है, ये कुछ ऐसे मान लेते हैं कि दूसरा हेमीस्फीयर हो गया। फिर आपने कहा कि दोनों हेमीस्फीयर्स को आपस में जोड़ता कौन है, कॉर्पस कैलोसम। लॉन्गेस्ट ट्रैक्ट है, तो कहा ना एनसीईआरटी ने कि फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट ऑफ फाइबर्स। तो ये जो ट्रैक्ट ऑफ फाइबर्स यहां पर मौजूद है इसी का नाम है कॉर्पस कैलोसम, जो कि प्रेजेंट है ओनली इन केस ऑफ मैमल्स। और फिर आपने कहा कि ये है क्या, तो आपने कहा कि ये ट्रैक्ट है जो किससे बनी हुई है, फाइबर से। तो नर्व फाइबर यानी कि एक्सॉन्स के बंडल से मिलाकर के ट्रैक्ट बनी है। जैसा हमने कहा था कि जो नर्व एक्सॉन के बंडल है उनको हम पीएनएस में तो फाइबर कहते हैं, जबकि सीएनएस में नाम दे देते हैं ट्रैक्ट। अब अगली बात आती है कि ये जो पूरा सेरिब्रम है ये बच्चे अब बाहर की तरफ कॉर्टेक्स और अंदर मेडुला में डिवाइडेड होता है। पर यहां एनसीईआरटी जो लाइन लिखती है थोड़ा गड़बड़ तरीके से लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है, पढ़ेंगे आप, लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल हेमीस्फीयर कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहा, लेयर ऑफ सेल्स। तो एनसीईआरटी पहले तो यहां गलत है कि यहां लेयर नहीं होती, लेयर्स होती है। लगभग 5 से 6 लेयर्स यहां पे पाई जाती हैं। तो कायदे से लेयर्स ऑफ सेल होना चाहिए था। पर जैसा मैंने कहा कि जहां एनसीईआरटी सही हो वहां याद करो 2 बार और गलत हो वहां तो 5 बार याद करके रखो क्या लिखा है। तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर द सेरिब्रल हेमीस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब देखिए मैंने आपको क्यों कहा याद करने को, क्योंकि अगर आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो आपकी बुद्धि तो आपसे ये कहती है कि भाई सेरिब्रल हेमीस्फीयर के 2 पार्ट हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो सेरिब्रल हेमीस्फीयर को जो लेयर ऑफ सेल कवर कर रही है
उसका नाम होना चाहिए पायामीटर। भाई नॉर्मली मेरा दिमाग यही कहेगा ना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दो पार्ट, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब स्टेटमेंट करा है कि लेयर ऑफ सेल्स जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करे, तो वो कौन होना चाहिए, बाहर की तरफ पायामीटर होनी चाहिए, क्योंकि आपसे कहा गया है कि पायामीटर ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में होती है। पर अगर मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन पढ़ता हूं तो यहां एनसीईआरटी किसकी बात कर रही है, कॉर्टेक्स के बारे में। यानी कि अब एनसीईआरटी ने आपसे बात करी कि यहां पर अगर मैंने एक ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर कुछ ऐसे बना लिया, तो एनसीईआरटी कहती है कि ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बाहर की तरफ जो सेल्स की लेयर पाई जाएगी, इस बाहर वाली सेल लेयर को आप क्या कहेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ध्यान रखें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बेटा चारों तरफ होगा ना, बाहर की तरफ। जहां तक सेरिब्रम पाया जा रहा है वहां तक चारों तरफ आपको क्या मिलेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स मिलेगा। अब आपने कहा कि ये यहां पर क्या मौजूद है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में क्या क्या बातें कही गई। तो पहले एनसीईआरटी ने इसकी डेफिनेशन क्या दी है, तो इसे एनसीईआरटी ने कहा है कि लेयर ऑफ सेल्स है विच कवर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो कवर किसे करती है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करने वाली जो लेयर ऑफ सेल्स है, इसको बच्चे अपन नाम क्या देते हैं, तो इसे नाम दिया जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स कहां है, बाहर की तरफ। पहली बात है कि क्या कहा गया। अगली बात, ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अगर अपन बात करते हैं तो ये बना होता है ग्रे मैटर। इसका बना है बेटा, ग्रे मैटर का बना है। अगली बात की एनसीईआरटी कहती है कि यहाँ पे न्यूरोनल सेल बॉडीज पाई जाती है। यानी कि न्यूरॉन का कौन सा पार्ट पाया जाता है, सेल बॉडीज। हम साथ में एनसीईआरटी के अलावा एक चीज ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन भी पाए जाते हैं। तो न्यूरोनल सेल बॉडीज हैं, साथ में नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन भी यहाँ पाए जाते हैं, जो मिलकर के क्या बनाते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाते हैं। तो ध्यान देंगे, एनसीईआरटी ने किसका नाम लिया था, एनसीईआरटी ने क्या यहाँ नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहा, नहीं। एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है बेटा, सेल बॉडी। सेल बॉडी मतलब क्या हुआ, साइटोन की एक्सॉन, साइटोन। यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, साइटोन। अब यहाँ पे आपने कहा कि ये बाहर की तरफ ग्रे मैटर है जिसको आप कह रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जबकि वहीं अंदर की तरफ आपने कहा कि इसको हम कहेंगे सेरिब्रल मेडुला। तो ये क्या बेटा, सेरिब्रल मेडुला है। सेरिब्रल मेडुला के बारे में कहा है कि ये ओपैक है या ट्रांसपेरेंट, ओपैक। ओपैक का मतलब क्या हुआ, अपारदर्शी, यानी कि जिसके आर पार दिखाई ना दे। जैसे कि आपकी जो टेबल है, इस टेबल को हम कह सकते हैं कि ओपैक है, और कलर कैसा है, व्हाइट। तो ऐसे ही एनसीईआरटी कहती है कि जो मेडुला है ये ओपैक है और इसका कलर कैसा रहेगा बेटा, व्हाइट कलर है। फिर कहा कि यहाँ पे पाए क्या जाते हैं, तो आपने कहा कि यहां पर ट्रैक्ट्स ऑफ माइलिनेटेड फाइबर। तो यहां पर क्या मौजूद होते हैं, ट्रैक्ट ऑफ माइलिनेटेड फाइबर यहां पाए जाते हैं। समझिएगा बात को। अगर बेटा आप कह रहे हैं कॉर्टेक्स के अंदर साइटोन मौजूद है, तो साइटोन के साथ एक्सॉन भी होना चाहिए। भाई अरेंजमेंट ये है कि सेल्स यहां कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई, ऐसे करके मौजूद। जब ऐसे करके अगर प्रेजेंट है, तो इन सबके साइटोन कहां पे जा रहे हैं बेटा, बाहर की तरफ। ये वाला पार्ट साइटोन हो गया, ये हुआ एक्सॉन। तो एक्सॉन कहां मौजूद होगा, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ क्या आया, एक्सॉन वाला पार्ट, जिसको आपने कहा सेरिब्रल मेडुला। यहां पे आपने कहा कि माइलिनेटेड फाइबर्स पाए जाते हैं, और हमने कहा है कि माइलिन में अगर कोई कलर या कि लिपिड में कोई कलर ना हो तो इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट। तो आपने कहा ओपैक है और व्हाइट है, ये माइलिनेटेड फाइबर के ट्रैक से मिलकर के बना होता है। अब यहां आगे समझेंगे कि भाई ये ग्रे मैटर क्यों है। तो आप ये ग्रे मैटर क्यों है इसे कुछ ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि अगर मैं रूम में बात करूं, लगभग ये वाला एरिया दिख रहा है बेटा, जहां ये शूज रख के ऐसे कलर हो गया, दिख रहा है थोड़ा सा, या नहीं,
चलिए, तो अपन जो है थोड़ा सा ध्यान दें। देखो, जैसे कि अपन इस वाले एरिया की अगर बात करें, या ये वाला एरिया ले लेते हैं, ठीक। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में बैकग्राउंड में कलर क्या है? व्हाइट। यहां आगे जो कलर रहा होगा इससे डार्क रहा होगा। फिर क्या हुआ? बैकग्राउंड कलर के साथ मिलकर के कंपेटिबली कैसा हो गया? हल्का हो गया। तो यहां पे क्या हुआ आप समझिए, जो सेल बॉडी है उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, सेल ऑर्गेनल है। अगर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल है तो इसका मतलब है लाइट एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, तो इनका कलर कैसा दिखेगा? ब्लैक। पर जो न्यूरॉन है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अब माइक्रोस्कोपिक अगर है तो उस कंडीशन में अब क्या होगा? अगर इसके बैकग्राउंड में व्हाइट कलर मौजूद है तो फिर ब्लैक कलर के डॉट्स अगर आगे मौजूद होंगे फोरग्राउंड में, तो अब आपको ये कलर कैसा दिखने वाला है? ग्रे कलर दिखाई देगा। कलर कैसा दिखेगा आपको बेटा? ग्रे कलर आपको यहां दिखाई देगा। तो आपने कहा कि यहां न्यूरॉन की सेल बॉडीज पाई जाती हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है। अब ये जो कॉर्टेक्स है इसके बारे में आगे एनसीईआरटी कहती है कि ये जो कॉर्टेक्स है इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। कॉर्टेक्स किसके फॉर्म में बेटा? फोल्ड्स के फॉर्म में। तो हमने कहा कि साहब जो कॉर्टेक्स है ये फोल्ड्स के फॉर्म में होता है। अब फोल्ड्स के फॉर्म में होने का मतलब है कि जो कॉर्टेक्स है वो आपका सीधा होने की बजाय ये कॉर्टेक्स कुछ ऐसे करके, यहां पर आपने कहा कि जो कॉर्टेक्स है ये यहां हो गया, और वहीं पर मेडुला वाला पार्ट इसके कहां रहेगा बेटा? अंदर। तो आपने कहा कि कॉर्टेक्स किसके फॉर्म में है? तो फोल्ड्स के फॉर्म में है। जबकि वहीं पर मेडुला जो मौजूद है, ये मेडुला यहां कहां मौजूद है? अंदर की तरफ, जो कि व्हाइट मैटर के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। तो बाहर की तरफ कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ ये बेटा क्या आ गया? यहां पर मेडुला आया। अब ये जो फोल्ड बने, तो इन फोल्ड में दो तरीके की स्ट्रक्चर बनी। कौन कौन सी स्ट्रक्चर यहां पे बनी? तो एक तो बन गया यहां रिज, दूसरा क्या बना? ग्रूव। तो अब आप देखिए, यहां पे आपने कहा कि एक तरफ तो ये बने बेटा रिजेस, और दूसरी तरफ ये आपके पास यहां क्या बन गई? ग्रूव्स बनी। यहां पर जो रिजेस है इनको नाम देते हैं गायरी। क्या कहा जाता है? गायरी, या इसे नाम देते हैं गायरस। तो गायरी का एक और नाम क्या होता है बेटा? गायरस नाम होता है। तो गायरी का एक और नाम है गायरस, जबकि ग्रूव को हम बोलते हैं सल्की, या इसे कहा जाता है सल्कस। तो ग्रूव को क्या बोलते हैं? सल्की, या एक और नाम क्या देंगे? सल्कस। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसके फॉर्म में है? फोल्ड के फॉर्म में। फोल्ड में रिजेस को नाम क्या दिया बोलो? गायरी। ग्रूव को नाम क्या दिया? सल्कस। अब देखो, कभी कभी होगा कि आप इनके नाम थोड़ा बहुत भूलेंगे, कंफ्यूज करेंगे, तो आपको याद रखना है कि नाम का फर्स्ट अल्फाबेट नहीं मिलाना है। मतलब कि ग्रूव को गायरी नहीं कहना है, नाम का फर्स्ट अल्फाबेट मैच नहीं करना चाहिए। यानी कि ग्रुप को कभी गायरी कहेंगे क्या? नहीं। तो फिर ग्रुप के लिए नाम क्या बचा आपके पास? तो आपने कहा सल्कस नाम बचा। तो अपन ने कहा कि एक तरफ रिजेस हैं जिनको आप गायरी कहते हैं, और ग्रुप्स को अपन नाम क्या दे देते हैं? सल्कस। तो रिजेस हैं जिन्हें गायरी कहा जा रहा है, जबकि ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? सल्कस। इन दोनों अरेंजमेंट की वजह से फायदा क्या मिलता है कि जो सरफेस एरिया है ये बढ़ जाएगा। फायदा क्या मिला बेटा? सरफेस एरिया यहां पर क्या हुआ? बढ़ा। तो आपने कहा कि सरफेस एरिया यहां बढ़ जाता है। क्यों बढ़ाने की जरूरत है? तो आप बच्चे ह्यूमन इवोल्यूशन पे ध्यान दें। सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था उसकी क्रीनियल कैपेसिटी लगभग 400 सीसी के आसपास थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद बताओ कौन आया? होमो इरेक्टस। कौन आया था? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की क्रीनियल कैपेसिटी, सॉरी, होमो हेबिलिस आया पहले। तो पहले आया होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी के आसपास थी। फिर आया होमो इरेक्टस जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी हो गई 900। फिर आप जानते हैं एक तरफ निएंडरथल एक तरफ क्रोमैग्नन आया। निएंडरथल की लगभग कितनी थी? तो 1450 के आसपास। क्रोमैग्नन की लगभग 1600 के आसपास थी। मॉडर्न मैन की कितनी रह गई? 1400। मॉडर्न मैन की कितनी है? 1400 क्रेनियल कैपेसिटी है। अगर आप देखें तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन क्रेनियल कैपेसिटी निएंडरथल मैन तक बढ़ती चली गई।
निएंडरथल के बाद फिर क्रेनियल कैपेसिटी रादर घट गई, बढ़ी नहीं। चाहे हम ये माने कि हमारा ओरिजिन क्रोमैग्नन से हुआ, तो भाई क्रोमैग्नन का 1600 था, हमारा 1400 है। निएंडरथल से माने निएंडरथल का 1450 था, हमारा 1400 है। यानी क्रेनियल कैपेसिटी क्या हुआ है, घटी है। क्यों घटी? क्योंकि हमारे अंदर अब हमने क्या किया, बजाय क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ाने के हमने गायरी और सल्की इवॉल्व कर दिए। गायरी और सल्की इवॉल्व होने की वजह से अगर आप सोचो बच्चे कि ये फ्लैट लाइन के फॉर्म में होता तो यहां कम नंबर ऑफ न्यूरॉन पैक हो सकते थे, कम नंबर ऑफ साइटोन आ पाते। फोल्ड के फॉर्म में आने पर सरफेस एरिया बढ़ा, साइटोन कहां मौजूद है, सरफेस पे ही तो प्रेजेंट है ना, तो ज्यादा नंबर ऑफ साइटोन के लिए जगह मिली। आज हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर गायरी और सल्की के प्रेजेंट होने की वजह से जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका सरफेस एरिया लगभग 3 गुना बढ़ जाता है। यानी कि अभी अपने को जितना दिख रहा है उसके कंपैरिजन में कितना गुना बढ़ जाता है, 3 टाइम्स बढ़ जाता है। यानी कि अगर ये गायरी और सल्की हमारे अंदर नहीं पाए जाते तो उस केस में हमारी क्रेनियल कैपेसिटी आज लगभग 4200 के आसपास होनी चाहिए थी। कितनी होती? 4200 के आसपास। अब 4200 होती तो सोचो तुम्हारी खोपड़ी कितनी बड़ी दिखाई देती, एकदम मटके जैसी, ठीक, खूब बड़ी सी खोपड़ी दिखाई देती। तो वहां से क्या है कि सिर और ज्यादा बड़ा ना हो, तो इसके लिए इवॉल्व क्या किया, गायरी और सल्की। गायरी और सल्की के बारे में भी ध्यान दें। अगर आप नियमित तौर पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, तो आप में गायरी और सल्की का डेवलपमेंट होगा। अगर आपने बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दिया तो फिर आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स एकदम आयरन करी हुई शर्ट के जैसा दिखाई देगा, जिसपे गायरी और सल्की का नामो निशान नहीं होगा, एकदम साफ। और ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। लंदन में एक येलो कैब्स करके कंपनी है, लंदन की खूब, जैसे मतलब अपन बॉम्बे जाते हैं ना तो ब्लैक वाली जो टैक्सी है जिसपे येलो कलर की स्ट्रिप होती है, तो वो क्या एकदम क्लासिकल सी पहचान है। तो वैसे ही लंदन में येलो कैब एक क्लासिकल सी पहचान है लंदन की। तो येलो कैब में कुछ ड्राइवर्स को हायर किया जाना था, और ये बात है 90s के आसपास की, जब गूगल मैप नहीं हुआ करता। तो ड्राइवर्स को हायर करने से पहले उनकी ब्रेन मैपिंग करी गई, उनके अंदर यही गायरी और सल्की का नंबर देखा गया कितना है। ड्राइवर्स को हायर करने के बाद उनको ड्राइविंग का काम दिया। अब जाहिर सी बात है लंदन बहुत बड़ा मेट्रो सिटी है, खूब सारे गली कूचे रोडें खूब सारी होंगी, तो लोग जब अगर इतनी जगह पे आना जाना है तो खूब सारे रास्ते याद भी करने पड़ेंगे। रास्ते याद किए, फिर उसके 2 साल बाद फिर वापस से इनकी ब्रेन मैपिंग करी जब ये लोग टैक्सी चला रहे थे, तो पाया कि गायरी और सल्की का नंबर बढ़ गया। फिर उसके बाद क्या किया कि जितना एक्सपेरिमेंट के लिए जितना ग्रुप लिया था उसमें से कुछ लोगों को वहां से बाहर निकाल के ड्राइविंग के काम से उन्हें ऑफिस में कुछ काम दे दिया, जैसे आईडी कार्ड चेक करने का काम दे दिया, मॉड्यूल बांटने का काम दे दिया, जैसे बुद्धि का बिल्कुल कोई उपयोग नहीं, ठीक, बस सिर्फ देखो पढ़ो आगे। तो अब ऐसे कुछ काम दे दिए जिसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं। तो अब धीमे धीमे पाया गया कि इनके अंदर गायरी और सल्की का नंबर कंपेटिवली क्या हो गया, कम हो गया। तो हमारे अंदर जो हम कहते हैं ना कि कोई पर्सन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, तो ज्यादा और जो कम इंटेलिजेंट है उसमें जो अंतर आता है वो सिर्फ किसका आता है, गायरी और सल्की का। और गायरी और सल्की का नंबर आपके अंदर परमानेंट नहीं होता। कहीं ना कहीं आप अगर खुद सोचें, खुद अगर आप ध्यान दें, तो जब तुमने अपनी नीट की जो है तैयारी करने की पूरी जर्नी स्टार्ट की थी, तब फिजिक्स या केमिस्ट्री में क्वेश्चंस के बारे में सोचने का, क्वेश्चंस को अप्रोच करने का आपका जो तरीका था, आपका दिमाग जितने तरीके से चलता था, आज उससे ज्यादा चलता है कि कम? ज्यादा? पक्की बात, ज्यादा चलता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपने लर्निंग करी, आपने चीजें सीखी। जब आपने सीखी और ऐसे ही अगर आप सीखते चले जाएं तो धीमे धीमे क्या होगा, आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ेगी। और वो किसकी वजह से बढ़ रही है, गायरी और सल्की की वजह से। तो अपन ने कहा कि यहाँ पे गायरी और सल्की पाए जाते हैं। रिजेस को अपन ने क्या कहा, गायरी, और ग्रूव्स को बेटा अपन ने क्या नाम दिया है, सल्की। तो पहली बात फिर वापस से देखेंगे एनसीईआरटी क्या क्या कहती है। पहला कहा सेरिब्रम कितने हेमीस्फीयर में डिवाइडेड, तो लेफ्ट और राइट, जोड़ने वाली स्ट्रक्चर कॉर्पस कैलोसम। फिर आगे आपसे कहा कि सेरिब्रम में बाहर की तरफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अंदर मेडुला। कॉर्टेक्स में कहा कि लेयर ऑफ सेल है जो कवर करती है सेरिब्रल हेमीस्फीयर को, ग्रे मैटर की बनी होती है, सेल बॉडीज पाई जाती हैं।
फोल्ड्स के फॉर्म में होती है, रिजेस को गायरी और ग्रूव्स को सल्की कहते हैं। वहीं पर मेडुला में आपने कहा कि इसका कलर ओपैक है और ये व्हाइट है। फिर आपने कहा कि यहाँ पे माइलिनेटेड फाइबर के ट्रैक पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बच्चे तीन तरह के एरियाज पाए जाते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एरियाज कितने तरीके के हैं? तीन। पहला, आपसे कहा कि सेंसरी एरिया होते हैं। पहले कौन से एरिया बेटा? सेंसरी एरियाज। सेंसरी एरियाज जो होंगे ये प्योरली सेंसरी है। सेंसरी एरियाज जो प्योरली सेंसरी हैं, तो इनका काम हमेशा क्या रहेगा कि ऑर्गन से सीएनएस के पास जो इंफॉर्मेशन आ रही होगी, वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली किसके पास आने वाली है? सेंसरी एरियाज के पास। तो सेंसरी एरिया केवल वो होते हैं जो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? सेंसरी एरिया। जैसे एनसीईआरटी में आप डायग्राम देखें, ब्रेन में एक पार्ट रेड कलर से मार्क किया है, एक ब्लू कलर से मार्क किया है। अगर आप देखोगे तो रेड वाला आगे है, ब्लू वाला पीछे है। ये जो ब्लू वाला पार्ट है, इसका नाम है बेटा सोमेस्थेटिक एरिया। इसका नाम क्या होता है? सोमेस्थेटिक एरिया नाम होता है। और ये जो सोमेस्थेटिक एरिया है, यह आपको बताता है टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जनरल सेंसरी एरिया है। ये क्या बेटा? जनरल सेंसरी एरिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको टच किया जाता है तो ये बताएगा। अगर पेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो इसे प्रोसेस करता है। प्रेशर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और टेम्परेचर से रिलेटेड। फिर आपने कहा सेंसरी के बाद, और बेटा एनसीईआरटी में लेबल कर देना, अपन ने कहा कि पीछे की तरफ जो आपको दिखाया गया है यहाँ पे ब्लू कलर का एरिया, इसका नाम क्या होता है? सोमेस्थेटिक एरिया। फिर देखें अगले टाइप के एरियाज आते हैं जिनको आप बोलते हैं मोटर एरियाज। दूसरे टाइप के एरियाज बेटा कौन से आते हैं? मोटर एरियाज आ जाते हैं। ये जो मोटर एरियाज हैं, जब भी अगर सीएनएस से इंफॉर्मेशन जानी है ऑर्गन के पास, तो सीएनएस से ऑर्गन के पास जो इंफॉर्मेशन जाएगी, ये कौन भेजेगा? मोटर एरिया। अब आप देखो, ब्लू का आगे रेड वाला पार्ट दिखा। ये जो रेड वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं जनरल मोटर एरिया। ये क्या कहा जाता है? जनरल मोटर एरिया। ये जो जनरल मोटर एरिया है, इसका काम होता है कि ये सिग्नल भेजता है फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ लिम्ब मसल। ये सिग्नल किसके लिए भेजेगा? वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ लिम्ब मसल्स। तो वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ लिम्ब मसल के लिए सिग्नल भेजना किसका काम होता है बेटा? तो ये काम है जनरल मोटर एरिया का। तो आपने कहा कि पहले एरिया कौन से हुए? सेंसरी, जो कि इंफॉर्मेशन बॉडी से रिसीव कर रहे हैं। दूसरे हुए मोटर, जो कि बॉडी को इंफॉर्मेशन भेजते हैं। तो एरियाज कितने टाइप के हुए? दो। पहला सेंसरी और दूसरा मोटर। अब देखो एनसीईआरटी में नाम नहीं है इसलिए अपन नहीं लिख रहे, पर एक बार बस सुन लेंगे। यहां पे सेंसरी एरिया में अगर हम बात करें, तो यहां सेंसरी एरिया में एक का नाम होता है वर्निक्स एरिया। ये क्या कहा जाता है इसके अंदर? वर्निक्स एरिया इसको नाम देते हैं। वर्निक्स एरिया को हम बोलते हैं सेंसरी स्पीच एरिया। क्या कहा जाता है? सेंसरी स्पीच एरिया कहा जाता है वर्निक्स एरिया को। और ये वर्निक्स एरिया का काम होता है कि आप जो कुछ भी सुनते हैं उसको लैंग्वेज के फॉर्म में कंप्रीहेंड करना, उसे लैंग्वेज के फॉर्म में डिकोड करना, काम किसका होता है? वर्निक्स एरिया का काम होता है। तो पहला सेंसरी एरिया में एक और एग्जांपल जो अपन ने लिया, एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए लिखना नहीं है अपने को, तो हमने कहा कि इसके अंदर एग्जांपल में क्या आ जाता है? वर्निक्स एरिया आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं जो कुछ बोल रहा हूं, तो बेटा बोलते टाइम ऐसा तो है नहीं कि हम वर्ड्स बोलते हैं। हमने क्या है, समझिए कहानी, हमने कॉमन भाषाएं सीखी, यानी कि हिंदी इंग्लिश हम दोनों लोगों को आती है। तो हमें पता है कि जब अगर ए कहा जाएगा, तो मुझे साउंड कितनी वेवलेंथ की, कितने टाइम तक साउंड प्रोड्यूस करनी है।
वही लैंग्वेज क्योंकि आपने सीखी है, तो आपको पता है कि इतने वेवलेंथ की साउंड अगर इतने टाइम तक आती है तो उसको आपका ब्रेन ए के फॉर्म में डिकोड कर लेता है ना। ऐसे मान लो बी कहा गया या का ख गा घ कहा गया, तो हमने कॉमन लैंग्वेज सीखी है। पर ध्यान देंगे वर्निक्स एरिया के काम में लर्निंग जरूरी है। जैसे कि मान लो अचानक अगर जो है कि तुम में से कोई तमिलनाडु या आंध्रा से हो और वो अपनी नेटिव भाषा में बोलना शुरू कर दे, और वो भाषा हमने सीखी नहीं हो, तो अब ठीक है वो अपने हिसाब से बोलेगा लैंग्वेज, पर क्योंकि हमारे अंदर लर्निंग शामिल नहीं है तो क्या हम उसकी लैंग्वेज को डिकोड कर पाएंगे? नहीं। अब यहां आते हैं इधर मोटर एरिया। मोटर एरिया में एक एरिया का नाम होता है ब्रोकाज एरिया। नाम क्या होता है? ब्रोकाज एरिया। ये जो ब्रोकाज एरिया है इसे कहा जाता है मोटर स्पीच एरिया। क्या बोलते हैं? मोटर स्पीच एरिया कहा जाता है। यानी कि ब्रोकाज एरिया का काम होता है कि ये आपको बोलने में मदद करता है। लाइकवाइज जैसे मैंने मान लो सपोज क्लास में आने से पहले सोचा कि मुझे आज इतना पढ़ाना है, या अभी भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कई सारी चीजें चल रही हैं कि भाई इसके बाद ये पढ़ाना है, इसके बाद ये बताना है। अब जो कुछ मुझे बताना है उन सारी बातों को एक मीनिंगफुल सेंटेंस के फॉर्म में अरेंज करना, जिसमें नाउन अपनी जगह हो, प्रोनाउन अपनी जगह हो, वर्ब अपनी जगह हो, एडजेक्टिव अपनी जगह हो, ये सारे काम कौन करता है? ब्रोकाज एरिया। जब भी अगर ब्रोकाज एरिया ठीक से काम न करे तो उस कंडीशन में अपन कहते हैं कि वर्ड सैलेड बनता है। वर्ड सैलेड का मतलब हुआ कि आप बोलेंगे तो खूब, पर आपके बोलने का मतलब सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। जैसे कि क्या होगा कि आप कहीं भी कोई भी वर्ड आपने रख दिया, कुछ भी आप बोले जा रहे हैं, सामने वाला समझ नहीं पाएगा। तो कहा कि सब कुछ मिला जुला के क्या बन जाता है? वर्ड सैलेड बन जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, एक स्टडी की गई जिसके अंदर यह पाया गया कि जो वर्निक्स जो ब्रोकाज एरिया है ये महिलाओं में ज्यादा डेवलप्ड होता है। ठीक, फीमेल्स के अंदर कौन सा एरिया ज्यादा डेवलप्ड है? ब्रोकाज एरिया। एक फीमेल ऑन एन एवरेज एक दिन में करीब करीब 12,000 वर्ड बोलती है। कितने वर्ड? 12। उसके बावजूद उसके पास उस दिन बोलने के लिए 5,000 वर्ड बच जाते हैं, क्योंकि उसकी किसी ने सुनी नहीं, सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं था। ठीक, तो बोले कितने? 12,000। ठीक, और मन में कितने रह गए जो बोलने थे? 5,000। फिर वो क्या होता है? सपने में बड़बड़ाने के फॉर्म में या किसी न किसी फॉर्म में बाहर निकलते हैं। वहीं पे ब्रोकाज एरिया मेल के केस में कम डेवलप्ड होता है, एक्सेप्ट द केस कि अगर वो मेल मास्टर ना हो तो। ठीक, मास्टरों के केस में ब्रोकाज एरिया ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है। ठीक, अब देखिए एक मेल ऑन एन एवरेज एक दिन में लगभग 5,000 के आसपास वर्ड बोलता है और उसके बाद कहानी खत्म। ठीक, आप अपने घर में ही एक बहुत सिंपल सटल सा आप एग्जाम्पल अगर देखें, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स बच्चे किसी भी फैमिली फंक्शन में गए हो या कहीं भी गए हो, उसके बारे में आप फोन करके एक बार अपने पापा से पूछो। ठीक, पापा कहेंगे हाँ सब बढ़िया। ठीक, अगला सेंटेंस होगा और पढ़ाई कैसी चल रही है? फिर तुम फोन रख दोगे, बस हो गई बात। ठीक, अब वहीं पे क्या है कि ज्यादा बेहतर है कि बच्चियां अगर अपनी मदर से पूछे कि कैसा था। ठीक, फिर उसके बाद पूरा यात्रा वृत्तांत शुरू होता है कि अगर घर में दो कार हैं तो कौन सी कार से गए थे, दो रास्ते हैं तो कौन से रास्ते से गए थे, और जो मेमोरी है वो भी विलक्षण है। ठीक, ये अभी कौन बोला था? बहुत अनुभवी बालक है ये। चलो इस बालक ने जो कुछ कहा मैं सुना देता हूं कि इस बात की भी मतलब विलक्षण याद करने की क्षमता होती है कि किसने साड़ी कौन सी पहनी थी और वो साड़ी इससे पहले कब पहनी थी। ठीक, तो कुल मिला के फीमेल्स के अंदर ब्रोकाज एरिया ज्यादा डेवलप्ड होता है, जबकि मेल के अंदर, अब फिर से सुनेंगे, जबकि मेल के अंदर क्या होता है? वर्निक एरिया ज्यादा डेवलप्ड होता है। हम अगर अपने घरों में यूजुअली अगर देखें तो हमें अपने घरों में दिखाई देता है कि बोलने वाले एंड पे माता जी होती हैं और सुनने वाले एंड पे पिताजी होते हैं। ठीक, ये बात मेरे केस में भी लागू होते हैं, मुझे जितना बोलना मैं यही बोल लेता हूँ, इसके बाद घर जाके बोलने का कोई काम नहीं है। ठीक, फिर घर जाके बोलने के लिए वाइफ है, बेटी है और मदर है, इन सब लोगों का काम है कोई ना कोई कुछ ना कुछ कोई बोलता रहेगा, बस चुपचाप बैठा सुनता होगा हाँ बहुत बढ़िया बात। तो पर
अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि देखो, एक ये तो हुई जनरल कंसिडरेशन कि साहब ब्रोकाज एरिया ज्यादा डेवलप किसके अंदर, फीमेल, और बर्निक्स एरिया मेल। पर अगर बालक अपने आसपास के बालकों को अगर देखेंगे तो तुम्हें कुछ ऐसे बालक भी दिखाई देंगे जिनमें महिलाओं वाला कैरेक्टर आ गया है, यानी कि जिनमें ब्रोकाज एरिया ज्यादा डेवलप हो गया है कोई जिसके अंदर ब्रोका एरिया ज्यादा डेवलप हो गया हो? नहीं है कोई? अच्छा, मजे की बात यह है कि अभी तुम सब देखना, हर कोई दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करेगा, खुद की कोई नहीं कहेगा कि मैं ज्यादा बोलता हूं। पर कुल मिला के अब अगर जो ज्यादा बोला, ठीक, लड़कों में से, तो वो ये मान ली कि उसका ब्रोकाज एरिया ज्यादा डेवलप्ड है, और उसके अंदर बजाय लड़कों के कैरेक्टर किसका आ गया है, लड़कियों वाला कैरेक्टर आ गया है, ठीक। तो इसलिए अगली बार ज्यादा बोलने से पहले 3 बार सोचना कि ज्यादा बोलना है कि नहीं बोलना। चलो, अभी बात की अपन ने दो एरियाज के बारे में, सेंसरी और मोटर। अब आगे बढ़ते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है अब कि तीसरे टाइप के एरियाज आते हैं जिनको बेटा आप बोलते हैं एसोसिएशन एरियाज। पढ़ेंगे क्या एसोसिएशन एरियाज में एनसीईआरटी ने कहा है कि ये एरियाज लार्ज होते हैं? एसोसिएशन एरिया में क्या एनसीईआरटी ने कहा है कि एरियाज लार्ज हैं? यस। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि इन तीनों में से कौन सा एरिया ज्यादा पाया जाता है, तो आप कहेंगे एसोसिएशन एरिया का अमाउंट कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा। फिर आगे पढ़िए, एसोसिएशन एरिया के बारे में कहा कि ये ना तो क्लियरली सेंसरी है, क्या कहा, ना तो क्लियरली सेंसरी है और ना ही क्लियरली मोटर है। यहां पर जो बात कही गई, इसको आप समझने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, जो गलत तरीका है, कि हम ये कहें कि एरिया ना तो सेंसरी होते हैं ना ही मोटर है। सही तरीका, कि एरिया सेंसरी भी होते हैं और मोटर भी होते हैं, यानी कि स्पष्ट रूप से पूरी तरह ना तो सेंसरी है ना पूरी तरह मोटर है, क्योंकि इन एसोसिएशन एरिया में मिक्सिंग है। यहां पे कुछ एरियाज आपको सेंसरी दिखेंगे और कुछ एरिया कैसे दिखेंगे, मोटर। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि एसोसिएशन एरिया सेंसरी या मोटर नहीं होते, तो स्टेटमेंट क्या है, गलत। अगर कहा जाए कि सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, सही। तो आपने कहा कि नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर। अब अगला देखिए, जो एसोसिएशन एरिया है उसके काम बताए गए हैं तीन। पहला काम होता है मेमोरी। पहला काम क्या कहा गया बेटा, मेमोरी। मेमोरी आप जानते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब है कि थोड़े समय के लिए जो मेमोरी है उसको अपन क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी कहेंगे। वहीं पे लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब हुआ कि अगर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जैसे कि क्लास में मान लो अभी जैसे ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया की ही बात आई, जब मैंने आपसे कहा कि भाई एनसीईआरटी में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप मेंटली प्रिपेयर थे कि इस चीज को आगे याद नहीं रखना है। तो ये आपके पास क्या रहेगा, मेमोरी 1-2 दिन रहेगी, उसके बाद कहानी खत्म। तो इसको आपने कहा कि ये मेमोरी कैसी है, शॉर्ट टर्म। वहीं पर ये जो बातें मैं लिख रहा हूं जो एनसीईआरटी के अंदर है, ऑब्वियस सी बात है कि आप इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे। जब आप बार बार रिवाइज करेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेमोरी भी अलग अलग टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, स्मेल की मेमोरी अपनी अलग होती है, ठीक। जैसे कि आपसे अगर ये कहा जाए कि आपके होम टाउन में जो भी खाने की डिश बनती हो जो आपको बड़ी पसंद हो, या आपके मदर के बनाए हुआ कोई भी फूड जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, उसकी स्मेल भी आपको याद होगी, तो स्मेल की भी अपनी मेमोरी है। अगर मैं कहता हूं कि रोज की स्मेल, तो गुलाब की खुशबू आपको याद है, वो भी एक मेमोरी है। विजुअल मेमोरी होती है। मैं आपसे कहता हूं आपके घर का मेन गेट याद आया, ये विजुअल मेमोरी है। ऑडिटरी मेमोरी होती है। मैं अगर कहूं कि मम्मी जब चिल्ला रही होती है तो आवाज कैसी आती है, वो भी एक मेमोरी है, ठीक। तो ये अलग अलग मेमोरीज होती है। तो पहला इसका काम क्या है, मेमोरी। मेमोरी के बाद दूसरा बच्चे इसका काम होता है कम्युनिकेशन। अगला काम क्या होगा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को समझिए,
अभी जो हमारे बीच में हो रहा है इट्स नॉट कम्युनिकेशन, ये अभी वन वे है। यानी कि अभी मैं अपनी समझ के हिसाब से अपने तरीके से आपको समझा रहा हूं। अब तुम में से अचानक से एक बालक मान लो कहे कि नहीं सर एनसीईआरटी में यहां पे तो ऐसा लिखा है, ठीक। फिर मैंने अब उसे समझाना शुरू किया, तो उसमें ध्यान देंगे दो काम होने हैं। उस बच्चे ने ऐसा जो कुछ कहा उसको पहले मैंने सुना, यानी कि सेंसरी फंक्शन। फिर मैंने उससे कुछ कहा यानी कि मोटर। उसमें फिर से उसने एक काउंटर क्वेश्चन किया कि नहीं सर यहां क्या करेंगे, तो फिर वापस से सेंसरी। मैंने फिर उसे समझाया, फिर मोटर। तो कम्युनिकेशन वन वे नहीं होता, कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे। तो अगर ये टू वे कम्युनिकेशन है, यानी कि भाषण वाली स्थिति नहीं है, अगर ये बच्चे टू वे कम्युनिकेशन है, तो इसको रेगुलेट कौन कर रहा होगा, एसोसिएशन एरिया रेगुलेट करेगा। तो पहला काम मेमोरी, दूसरा काम क्या हुआ, कम्युनिकेशन, और तीसरा काम होता है इसका इंटर सेंसरी एसोसिएशन। तो तीसरा फंक्शन क्या हो गया, इंटर सेंसरी एसोसिएशन अगला फंक्शन हो जाएगा। तो अगला काम क्या हो गया, इंटर सेंसरी एसोसिएशन। इस बात को भी जरा समझेंगे। हम ज्यादातर जगहों पे या ज्यादातर मामलों में हम एक से ज्यादा अलग अलग जो सेंसेस हैं उनको हम रिसीव कर रहे होते हैं। एक से ज्यादा तरह के सेंसेस को रिसीव करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देखें तो हमारा जो फूड का टेस्ट है, फूड का टेस्ट डेवलप करने में एक तो हमारी टंग का रोल होता है, दूसरा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का रोल होता है जो हमें फूड की स्मेल के बारे में बताती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी अगर आपको जुकाम होता है, आपकी नाक बंद होती है, तो खाने का टेस्ट बदल जाता है। कारण, तब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से जो इनपुट मिल रहे थे वो इनपुट अब आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से खाने का टेस्ट आपको बदला हुआ फील होता है। टंग पे भी आप ध्यान दें, जो टेस्ट गया, टेस्ट जो जाता है, तो अपन जानते हैं कि टेस्ट फंडामेंटली चार टाइप का होता है, स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर, चार टाइप का टेस्ट है। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि खाना केवल मीठा होता हो, केवल खट्टा होता हो, केवल नमकीन हो या केवल कड़वा हो, नहीं। एक से ज्यादा चीजें उसके अंदर मिक्स होती हैं, यानी कि एक से ज्यादा तरीके के सेंसेस आप रिसीव कर रहे हैं। जैसे अगर मैं मान लो सपोज पिछले पेज पर ही हम जब इसे समझ रहे थे गैरी और सल्की क्या है, तो इसको समझते टाइम आपके पास विजुअल इनपुट गया जो आपकी आईज ने पहुंचाया आपके विजुअल कॉर्टेक्स के पास। आपके पास ऑडिटरी इनपुट गया, जो कुछ मैंने कहा वो आपके सेरिब्रम में टेम्पोरल लोब के पास पहुंचा। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट किया तो एक से ज्यादा सेंसेस काम में आई, यस। एक से ज्यादा सेंसेस का एसोसिएशन किया गया, इन्हें कंबाइन किया गया, तो इसी को आपने क्या कहा, इंटर सेंसरी एसोसिएशन नाम दिया। तो बोलो इंटर सेंसरी एसोसिएशन समझ में आया क्या होता है, आपको क्लियर। कम्युनिकेशन वन में होता है कि टू वे, और मेमोरी अपन ने कहा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग। तो सेरिब्रम के बारे में कुल मिला के एनसीईआरटी इतनी बात करती है। अब यहां सेरिब्रम के बाद अगले पार्ट पर आ जाते हैं, उससे पहले एक और एडिशनल बात जो एनसीईआरटी में नहीं है। हमारा जो सेरिब्रम है उसका एरिया कौन सी बोन के पास है, उसके बेसिस पर सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हम चार लोब में डिवाइड करते हैं। आगे की तरफ फ्रंटल लोब, टॉप पे पैराइटल, पीछे ऑसिपिटल और यहां पे टेम्पोरल लोब। तो कितने लोब में डिवाइड करेंगे, चार। कौन कौन सा, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। फ्रंटल लोब जो आपका है, ये आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज, थॉट, इंटरप्रिटेशन, बिहेवियर, इन सारी चीजों के लिए फ्रंटल लोब जिम्मेदार होता है। पैराइटल लोब, जैसा आपने देखा सोमेस्थेटिक एरिया पाया जा रहा था, पैराइटल लोब में ही है। ये टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर के बारे में आपको बताता है। इसके अलावा जैसे हम एनालॉग क्लॉक देखते हैं, तो एनालॉग क्लॉक को देख करके टाइम बताना पैराइटल लोब का काम है। जैसे हम जब छोटे थे तो हमने सीखा था ना कि भाई बड़ी सुई जितने पे हो उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद आप बताएंगे। अब जब भी आप टाइम देखते हैं तो क्या हर बार आप 5 से गुणा कर रहे होते हैं, नहीं। बस आपने एक बार सुई देखी और आप अपने आप टाइम बता देते हैं कि टाइम इतना हुआ है। मैप में अपनी लोकेशन के बारे में पता लगाना, यानी कि गूगल मैप का प्रयोग करना, यह भी पैराइटल लोब का काम होता है। पैराइटल लोब आपको ड्रेसअप होने में मदद करता है,
यानी कि शर्ट अपनी जगह पे और पैंट अपनी जगह पे हो, इंटरचेंज ना हो। ये काम भी किसका होता है? पैराइटल लोब का काम होता है। तो सोचो पैराइटल लोब बड़े इंपॉर्टेंट काम करता है। फिर अपन ने कहा अगला आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब बेसिकली आपके अंदर हियरिंग से रिलेटेड होता है। ये टेम्पोरल लोब में ही वर्निक्स एरिया पाया जाता है, जो कि सेंसरी स्पीच एरिया कहा जाता है। पीछे की तरफ आता है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब आपके अंदर विजन से रिलेटेड है, यानी कि जब आप मुझे देख रहे हैं तो ये जो इमेज फॉर्मेशन है ये आपकी आईज पे हुआ, फिर उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो कहां तक पहुंची? ऑसिपिटल लोब के पास गई। तो अपन ने यहां पे कहा कि एनसीईआरटी कहती है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एरियाज कितने टाइप के हैं? 3, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन। अब देखिए एनसीईआरटी ने आपसे कहा था कि फोर ब्रेन में सेरिब्रम के बाद दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी आ जाएगी बेटा? थैलेमस। तो दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी कही गई थी? थैलेमस। पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो सेरिब्रम है, दिस सेरिब्रम इज रैप्ड अराउंड इट। सेरिब्रम बेटा किसके अराउंड रैप्ड है? थैलेमस के अराउंड। तो पहली बात कही कि सेरिब्रम किसके अराउंड लिपटा हुआ है, किसके अराउंड रैप्ड है? तो आपने नाम किसका लिया? थैलेमस का। ये थैलेमस के चारों तरफ सेरिब्रम लिपटा हुआ है। जो सेरिब्रम है वो थैलेमस के चारों तरफ मौजूद है। तो सेरिब्रम इज रैप्ड अराउंड थैलेमस। अब थैलेमस के बारे में अगली बात आपने करी, जहां आपने कहा कि थैलेमस इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ये क्या बेटा? मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। किसके लिए कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है? तो ध्यान देंगे, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। तो अपन ने कहा कि ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। क्यों है और कैसे है, इस बात को अब जरा समझ लेंगे कि यहां एनसीईआरटी क्या कहना चाहती। तो ध्यान दें, आपके पास बच्चे ये है सेरिब्रम। सेरिब्रम के जस्ट नीचे क्या है? थैलेमस। उसके नीचे हाइपोथैलेमस। फिर कौन है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद फिर ये आ गया आपका पॉन्स, फिर मेडुला, ये आ गया सेरिबल। अब देखिए, जो भी न्यूरॉन यहां से इंफॉर्मेशन लेकर के जा रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन कहा जाएगा। ये सेंसरी न्यूरॉन थैलेमस में जाकर के एक साइनेप्स बनाता है, और साइनेप्स बनाने के बाद अब ये न्यूरॉन यहां से इंफॉर्मेशन किसे पहुंचाएगा? सेरिब्रम में सेंसरी एरियाज को। वहीं पर सेरिब्रम से जब कोई मोटर इंफॉर्मेशन आनी है तो ये मोटर न्यूरॉन भी थैलेमस में आकर के साइनेप्स बनाएगा, और फिर उसके बाद यहां से मोटर न्यूरॉन आगे इंफॉर्मेशन लेकर के जाएगा। तो यानी कि सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग दोनों के लिए कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन हुआ? थैलेमस। इसको आप कुछ ऐसे माने, एक ऑफिस, ऑफिस में बैठा हुआ कोई एक अधिकारी, उसका नाम है सेरिब्रम। उसका नाम क्या है? सेरिब्रम। थैलेमस उसके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ चपरासी है, यानी कि गेट कीपर है। ध्यान रखें, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर वो चपरासी ही होता है। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर वो चपरासी ही होता है। जैसे कि आप मान लो अगर कभी किसी डॉक्टर के यहां जाएं और उस डॉक्टर के यहाँ फ्रंट ऑफिस पे जो लोग काम कर रहे हैं उनमें जो नंबर लगा रहा है वो अगर आपके जान पहचान का हो तो आपका काम बड़ी आसानी से बन जाता है, और नहीं हो तो आराम से बैठे रहो। भाई हमारी सरकारी व्यवस्था में चपरासियों की अहमियत क्यों है? चपरासी क्यों बड़ा आदमी बन जाता है, क्यों महत्वपूर्ण आदमी है? क्योंकि पूरा कंट्रोल उसी के पास है। ध्यान रखो, बाहर से जो फाइल आएगी उसमें कौन सी फाइल, मान लो फाइल्स का एक बंडल है जिसमें आपको भी कुछ काम कराना है। अब आपकी फाइल कितनी ऊपर आएगी ये डिपेंड करता है कि आप कितना, डिपेंड किस पे करता है? वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि है क्या? वोल्टेज गेटेड चैनल है। तो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन है? वो चपरासी है। तो सेरिब्रम कौन हुआ? अधिकारी। थैलेमस कौन है? वो चपरासी। पर ध्यान रखना, ये अधिकारी कब क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसे बहुत हद तक रेगुलेट वही करेगा। रेगुलेट करने वाला वो है। तो इसीलिए आपने क्या कहा कि ये थैलेमस क्या होता है? मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। एग्जाम्पल आप समझिएगा, देखें, अगर मान लें यहां जो ऑफिसर काम कर रहा है
अगर वो सपोज लेट से रेस्ट कर रहा है, अगर आप किसी बड़े ऑफिसर के ऑफिस में जाएं तो उन सबके ऑफिस में क्या होता है, साथ में एक रेस्ट रूम भी होता है, ठीक, जहां पे अपना काम करते करते मान लो थक गए तो थोड़ी बहुत देर लेट सकते हैं, सो सकते हैं, वॉटेवर। तो अगर वो ऑफिसर मान लो रेस्ट कर रहा है और उस टाइम पे आप उससे मिलने जाएं, तो क्या वो थैलेमस आपको मिलने देगा? नहीं, नहीं मिलने देगा ना। तो यहां पे अगर आप देखें, तो जब आप सो रहे होते हैं तो उस टाइम पर जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ये आपके सेरिब्रम के पास कम जाए, इस चीज को रेगुलेट करता है थैलेमस। इस चीज को रेगुलेट करने वाला कौन होता है? थैलेमस। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमारे घर में होता है, जैसे मान लो बुआ मौसी इन सबके बच्चे आ गए, ठीक, सब आके इकट्ठे दुनिया भर की पलटन। अब उसके बाद क्या है कि आपको अपने टाइम पे सोना है, जब अपने टाइम पे सोना है बाकी सब लगे बात कराकर, तो उस टाइम पे पहले तो क्या होता है, आपको सोने में दिक्कत होती है, फिर ठीक है आप सो भी गए तो भी आपने नोटिस किया होगा कि हल्की फुल्की आपको आवाजें सुनाई देती रहती, पर हाँ आवाजों की इंटेंसिटी उतनी नहीं होती जितना जगते हुए होती है। या कितने बच्चे सुबह अलार्म क्लॉक बजने पे जगते हैं? आपने नोटिस किया होगा कि जिस दिन अगर आपको ज्यादा गहरी नींद आ रही हो तो अलार्म क्लॉक बिल्कुल सुनाई नहीं देती है, कभी कभी लगता है अलार्म क्लॉक आज तो बजी ही नहीं। अगर आपको नींद नहीं आ रही हो या नींद अलार्म से पहले अगर खुल गई तो आपको लगता है कि अलार्म यार कुछ ज्यादा ही तेज बजता है। वहीं पे कभी कभी होता है कि जब अलार्म बज रहा है तभी आपकी नींद खुली, तो आपको लगता है कि जैसे ही नींद हल्की सी खुलती है अलार्म की आवाज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो होता क्या है, जब आप सो रहे होते हैं यानी कि आपका सेरिब्रम रेस्ट कर रहा है, तब थैलेमस ज्यादातर इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम के पास जाने नहीं देता है। तो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन होता है? थैलेमस। ध्यान दें, फिर भी कुछ इंफॉर्मेशन को जाने दिया जाता है, क्योंकि अगर थैलेमस सारी इंफॉर्मेशन को जाने से कट ऑफ कर देगा तो उस केस में आपके सर्वाइवल पे ही खतरा आ जाएगा ना, कि मालूम पड़े तुम अगर सो गए तो सोने के बाद तो फिर तुम मारो काटो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए थैलेमस कुछ इंफॉर्मेशन जाने देता है, बाकी मेजर जो इंफॉर्मेशन है उनको रोक देता है। तो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बेटा यहां किसे कहा गया है? थैलेमस को। बोलो सेरिब्रम किसके अराउंड लिपटा होता है? थैलेमस। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन है? थैलेमस। थैलेमस के बाद अब एनसीईआरटी अगली बात करती है अबाउट हाइपोथैलेमस। अगला क्या कहा? हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है कहां लोकेटेड होगा? थैलेमस के नीचे, यानी कि क्या बना रहा होगा, तो ये होगा बेसल पार्ट ऑफ थैलेमस। तो थैलेमस के बेसल पार्ट में कौन मौजूद होगा? यहां पर हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है क्या काम करता है, कैसे करता है, इसको जरा एक बार समझते हैं। तो देखिए, हाइपोथैलेमस में पहला आपने कहा कि यहां पे कुछ सेंटर्स पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस में क्या मौजूद होते हैं? कुछ सेंटर्स। तो यहां पे सेंटर्स का मतलब है कि हाइपोथैलेमस कई सारे नर्वस फंक्शन परफॉर्म करता है। ध्यान दें, हाइपोथैलेमस पार्ट है किसका? तो हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, या ब्रेन का ही पार्ट है ना। हाइपोथैलेमस बेटा पार्ट किसका है? ब्रेन का। तो अगर ब्रेन का पार्ट है तो नर्वस फंक्शन परफॉर्म करेगा, और नर्वस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कई सारे सेंटर्स पाए जाते हैं। पढ़िएगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लिखती है कि हाइपोथैलेमस है सेंटर्स फॉर, किस किस के लिए सेंटर है? तो पहला कहा, जैसे अपन अभी ले लेते हैं मान लो हंगर एंड थर्स्ट। किसके लिए बेटा? हंगर एंड थर्स्ट। तो आप ध्यान दें, भूख प्यास के जो सेंटर्स हैं वो कहां पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस पे। अगला देखिए, आपने कहा कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, तो अगला सेंटर किसके लिए है? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, जिसको आपने बेटा थर्मो रेगुलेशन भी कहा है। तो थर्मो रेगुलेशन का सेंटर भी कहां है? हाइपोथैलेमस। फिर आपने कहा था सिरकैडियन रिदम यानी कि 24 आवर साइकिल, ये भी रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो अपन ने कहा कि सिरकैडियन रिदम यानी कि 24 आवर साइकिल जो है, इस 24 आवर साइकिल को रेगुलेट करना किसका काम होता है? हाइपोथैलेमस का।
तो यहाँ पे आपने जो सेंटर्स की बात की, उन सेंटर्स में आपने कहा कि पहला किसका है, हंगर एंड थर्स्ट, अगला कहा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, फिर आपने कहा सर्केडियन रिदम यानी कि 24 आवर साइकिल भी हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है। फिर आप देखिए, क्या आपने कहा था कि हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर्स, यानी कि किडनी फंक्शन को रेगुलेट कर रहा था। और जब बात आई थी किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने या फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन की सीएनएस वाले पहले पैराग्राफ में, तब मैंने आपको बताया था कि एएनएस के लिए सिग्नल दो जगह से जाता है, एक है हाइपोथैलेमस और दूसरा मेडुला। तो हाइपोथैलेमस का एक और काम हो जाता है कि यहां से सिग्नल किसके लिए जाता है, एएनएस के लिए। तो यहां से सिग्नल किसके लिए गया, एएनएस। पहले ये पूरे 5 पॉइंट पढ़ेंगे, बताएं इनमें से कहीं कंफ्यूजन। फिर आप देखिए, आपने कहा हाइपोथैलेमस में पाया जाता है ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। क्या पाए जाते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। न्यूरोसेक्रेटरी सेल का मतलब है ये ऐसे न्यूरॉन हैं जिनसे सेक्रीट क्या होता हो, हार्मोन। तो यहां पर ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं। ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल के ग्रुप हैं, इनको बच्चे अपन नाम देते हैं न्यूक्लियाई। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियाई। और ये जो न्यूक्लियाई हैं, इनसे आते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। न्यूक्लियाई क्या सेक्रीट करेगा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन सेक्रीट करते हैं। और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के बारे में आप जानते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करते हैं। और वहीं पर कुछ हार्मोन जैसे कि ऑक्सीटोसिन और ईडीएच, दे आर रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के बारे में आपने कहा कि ये दो टाइप के होते हैं। पहला, जो कि रेगुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसे रेगुलेट किया बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट किया। आप यहां जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को रख सकते हैं, टीएसएच रिलीजिंग हार्मोन को रख सकते हैं। वहीं पर आपने कहा कि दूसरे ऐसे भी होते हैं विच आर रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हॉर्मोन्स के बारे में अब अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ ही रहे होंगे, तो इसलिए यहां पर हम ज्यादा भी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन भी यहां आ जाते हैं। तो आपने कहा कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स यहां पर सेक्रीट होते हैं। तो हाइपोथैलेमस के काम कितने हुए, दो। पहला काम क्या है कि हाइपोथैलेमस में क्या पाए जाते हैं, सेंटर्स। ये जो सेंटर्स हैं, ये कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन रेगुलेट करते हैं। दूसरा काम, हाइपोथैलेमस को आप मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि जो पिट्यूटरी है, इस पिट्यूटरी को अपन बेटा क्या बोलते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और पिट्यूटरी को रेगुलेट कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। सो दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो क्या इतनी बात अपने समझ में आई? अब देखें अगली बात, यहां एनसीईआरटी करती है बेटा अबाउट लिम्बिक सिस्टम। इसी पैराग्राफ के लास्ट में एनसीईआरटी ने बात की है लिम्बिक सिस्टम। देखिए, पहला कहा, इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। पहला क्या कहा, इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ध्यान देंगे, यहां सेरिब्रल वर्ड ही होना चाहिए, सेरिबेलर नहीं चलेगा, क्योंकि सेरिबेलर का मतलब हुआ सेरिबेलम का, जबकि हमें चाहिए सेरिब्रम का। पहला क्या कहा, इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। समझिएगा बात क्या कही जा रही है। यहां पर हम कह ये रहे हैं कि ये जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में आपने क्या कहा था कि इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स सीधा नहीं है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऐसे करके फोल्ड के फॉर्म में है। अब क्या होता है, कुछ जगह पर ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो फोल्ड हैं काफी ज्यादा डीप हो जाते हैं, ऐसे करके। जब ये काफी डीप हो जाते हैं, तो यहां से यहां तक बेटा कॉर्टेक्स ही रन कर रहा है। तो ये जो यहां पर पार्ट आया, ये वाला पार्ट इधर की तरफ जो आएगा, ये वाला पार्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का
अंदर की तरफ का पार्ट हुआ। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में आउटर पार्ट कहां है? ये है। क्या कहा गया? इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि यहां वाला पार्ट। तो ये कहा गया आपका इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। पहले ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं? इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर का मतलब क्या है? तो आपने कहा कि यहां पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में फोल्ड हैं। जो फोल्ड है उनमें से कुछ ज्यादा डीप हैं। जो ये फोल्ड है इनके नीचे के जो हिस्से हैं उनको आप कह रहे हैं इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। फिर आपने कहा कि साथ में एंड एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लिखा है ना? क्या लिखा? एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स के बारे में कहा कि इसके साथ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स हैं। यहां वापस से डीप स्ट्रक्चर्स को समझिएगा। डीप का मतलब क्या हुआ? गहरे। यहां पे गहरे का मतलब क्या हुआ? फिर वापस से वही आ गया, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। भाई सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो अंदर के पार्ट होंगे या नीचे के पार्ट होंगे, वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर डीप पार्ट भी तो है, अंदर की तरफ वाले पार्ट हैं। तो आपने कहा कि इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर। देखो कहां आप गड़बड़ कर सकते हो। पहला यहां पे आउटर नहीं लिखना है, क्या होना चाहिए? इनर। दूसरा डीप नहीं, यहां शैलो लिखा जा सकता है तो भी गलत हो जाएगा। तो पहली बात ध्यान क्या रखनी है? इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और दूसरा एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर में जो नाम लिए गए हैं इनमें से पहला एक नाम लिया बेटा अमाइगडाला। पहला किसका नाम लिया है? अमाइगडाला का नाम लिया है। और दूसरा नाम लिया हिप्पोकैम्पस। दूसरा नाम किसका है? हिप्पोकैम्पस। तो अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये दो पार्ट्स के नाम लिए हैं। एनसीईआरटी यहां इनके फंक्शन के बारे में अलग अलग बात नहीं करती है। ध्यान देंगे, अमाइगडाला आपके अंदर इमोशनल रिएक्शन से रिलेटेड होता है। अमाइगडाला किससे रिलेटेड है? इमोशन से रिलेटेड होता है। तो इमोशनल बिहेवियर के लिए कौन जिम्मेदार होता है? अमाइगडाला। याद करो, एनसीईआरटी ने पहले पैराग्राफ में जब फंक्शंस लिखे थे तो फंक्शन में लास्ट लाइन के अंदर इमोशंस भी लिखा था। और इमोशंस में हमने कहा था ये सेरिब्रम के ही काम होते हैं। तो हमारा जो इमोशनल बिहेवियर है, तो इमोशनल बिहेवियर को रेगुलेट कौन करता है? अमाइगडाला। न केवल इमोशंस को रेगुलेट करता है, बल्कि इमोशंस के अलावा ये आपके अंदर फियर को भी रेगुलेट करता है। आपके अंदर फियर रेगुलेट करने वाला पार्ट कौन होता है? अमाइगडाला। ध्यान रखें, आप सबसे ज्यादा खतरनाक तब होते हैं जब आप भयंकर डरे होते हैं। उस समय आप सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। कोई भी एनिमल, कोई भी एनिमल हो, लेट से कोई एक मंकी हो, कैट हो, उस एनिमल को भी जब अगर ये लगता है कि उसे अगर घेर लिया गया है या उसके सर्वाइवल पे संकट है, तो उस टाइम पे वो एकदम खतरनाक स्थिति में होता है। ठीक, अदरवाइज वो आप पे हमला नहीं करेगा। वैसे ही तुम्हारे साथ है कि जब भी अगर तुम्हारा अमाइगडाला एक्टिवेट हुआ, अमाइगडाला के फियर सेंटर से एक्टिवेट हुए, तो अब उस टाइम पे आप सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। उस टाइम पे आप कुछ भी कर देंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक बहुत एक अच्छा सा एग्जाम्पल, ये एक इंसिडेंस हुआ था। एक पर्सन था जिसका नाम था जेम्स फिलिप। जेम्स फिलिप साहब अमेरिकन थे। जैसे अपने इंडिया में एनसीसी होती है, नेशनल चप्पल चोर कंपनी, ठीक, अच्छा नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो एनसीसी जो होती है वैसे ही उसकी इक्विवेलेंट अमेरिका में कुछ ना कुछ होता होगा। तो ये जेम्स फिलिप पहले एज अ स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट किया, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा एनसीसी में कोई है तो नहीं या रहा हो? चलो ठीक, चलो बहुत अच्छी बात। तो अब ध्यान दें, अपन ने कहा कि जो जेम्स फिलिप था उसने एनसीसी की इक्विवेलेंट जो था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और बहुत ओबीडियंट था, बहुत फिजिकली एक्टिव था, खूब अच्छे से परफॉर्म करता था। अपने यहाँ भी है कि अगर आपने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट आपने अचीव कर दिया, तो सी सर्टिफिकेट लेने के बाद आर्म्ड फोर्सेस की जॉब में आपको रिलैक्सेशन मिलती है। कुछ टेस्ट आपको नहीं देने होते हैं, मतलब कि बहुत आसान हो जाता है। ऐसे ही वहां पे था कि भाई वहां पे आप गए तो वहां से आर्म्ड फोर्सेस में जाना आसान था।
तो जेम्स फिलिप उसके बाद क्या हुआ, आर्म्ड फोर्सेस में चला गया। आर्म्ड फोर्सेस में भी जो सबसे एलीट इनके जो लोग होते हैं, सबसे अच्छे कमांडोज होते हैं, उन सबको ही क्या अपने स्पेशल फोर्सेस में रखते हैं। अपने इंडिया में भी होता है भाई, पैरा एसएफ बनाई जाती है या एनएसजी वगैरह बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही वहां पे आपने अमेरिका में एक नेवी सील्स का नाम सुना होगा। नेवी सील अपने आप में बहुत एलीट फोर्स मानी जाती है। जेम्स फिलिप साहब नेवी सील्स तक पहुंच गए और बहुत अच्छा इनका काम चल रहा था। इनके जो सुपीरियर यानी कि इनके सीनियर थे, इनसे एकदम खुश थे। और ये बात है कोई 1900s के आसपास की। तब तक कोई इमेजिंग टेक्निक्स या मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की हुई नहीं। बाद में इसके जेम्स फिलिप के जो साथी थे, इसके दोस्त थे, उन लोगों ने कंप्लेन करना शुरू किया कि ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, और ये जब गुस्सा हो जाता है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो इसके सीनियर्स ने इसको बुलाया, बुला के इसको समझाया क्यों फालतू ऐसे गुस्सा करते हो, थोड़ा बाबा रामदेव को देखो, योगा प्राणायाम किया करो, वो बताते हैं अनुलोम विलोम करो, उससे गुस्सा कम हो जाता है। ठीक। तो कुल मिला के वही है कि अगर आप भी जैसे कंप्लेन करें कि मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, नींद ज्यादा आती है, तो नॉर्मली आपसे यही सब कहा जाता है। ऐसे ही उससे कहा, उसने हो सकता है करने की कोशिश भी की होगी, पर बहरहाल फायदा नहीं मिला। गुस्सा जब ज्यादा बढ़ता गया तो एक आध दो बार ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए कि उसको नेवी सील से निकाल दिया और फाइनली उसको आर्मी से हटा दिया गया। अपने यहाँ इंडिया में भी होता है कि जब से रिटायर होकर के आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कुछ सिविल सेक्टर में जॉब मिल जाती है, बैंक में हो या कहीं भी हो, कुछ ना कुछ जॉब मिल जाती है। तो वैसे ही अमेरिका में था। इसको क्या किया कि साहब यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में इसको नौकरी मिल गई लाइब्रेरियन की। तो यह तो लाइब्रेरियन वहां काम करने लगा। अब इंडिया और अमेरिका में एक अंतर है कि इंडिया में आपके पास अगर 6 इंच से लंबा चाकू भी मिल गया तो इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत आपको जेल भेजा जा सकता है। ठीक। 6 इंच से लंबा चाकू अगर आपके पास मिलता है तो इंडियन आर्म्स एक्ट के अनुसार आपको जेल भेजा जा सकता है। ये इंडियन आर्म्स एक्ट में साफ साफ लिखा है। वहीं अमेरिका में फ्री गन पॉलिसी है, यानी कि आप बाजार जाओ, बाजार जाके जैसे अपन क्या है कि बच्चों को छोटी टॉय गन दिला के लाते हैं, ऐसे ही आप जाओ दुकान में असली गन लेके आ जाओ। फिर अगले दिन आपकी इच्छा करेगी अच्छा चलो 1 किलो गोली लेके आते हैं। ठीक। तो आप गए 1 किलो गोली लेके आ गए। ऐसे अमेरिका में फ्री गन पॉलिसी, आपको कोई लाइसेंस वाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो वहां पे लोग रखते भी हैं अपने पास। और सिंस की आर्मी से था तो जाहिर सी बात है गन्स वगैरह से लगाव था, तो इसने हाई कैलिबर की यानी खूब बड़ी बड़ी बंदूकें रखी थी अपने पास। अब बात थी शायद अगस्त के महीने की, कुछ ईयर मुझे ठीक से याद नहीं है। तो इसी बीच में जब ये यूनिवर्सिटी में था तब भी अपना ट्रीटमेंट करा रहा था, और डॉक्टर्स अपने हिसाब से जो भी दवाइयां थी दे रहे थे, पर कोई खास इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा। तो अगस्त के महीने की बात है, सुबह किसी बात पे पता नहीं घर पे इसका कुछ झगड़ा हुआ है, ज्यादा एग्रेसिव हो गया। इसने जेम्स फिलिप ने अपने घर में अपनी मदर, वाइफ और 2 बच्चे, चारों लोगों को गोली मार दी। चारों की स्पॉट डेथ हो गई। इसके पास जितनी भी गन्स और जितना भी एम्यूनिशन था ये सब लेकर के अपने साथ यूनिवर्सिटी पहुंचा। यूनिवर्सिटी में सबसे ऊंची जगह थी वाच टावर। ये जाके वाच टावर पे चढ़ गया, गेट अंदर से बंद कर लिया, और फिर वाच टावर पे ऊपर से इसने यूनिवर्सिटी में नीचे जितने लोग घूम रहे थे, आ जा रहे थे, उन सबको निशाना बनाना शुरू किया। ठीक। उस दिन, और ये जेम्स फिलिप ये सारे काम तब तक करता रहा, ये काम जब तक कि वहां पेनिसिल्वेनिया की जो लोकल पुलिस थी, लोकल पुलिस ने इसको नहीं मार दिया। मतलब इसको समझाने की भी कोशिश की गई पर ये माना नहीं, अल्टीमेटली इसको गोली मार दी गई और फिर इसकी डेथ हो गई। उस पूरे इंसिडेंट में उस दिन कोई शायद 8 या 9 लोगों की डेथ हुई थी, और करीब शायद 25-26 कुछ लोग उसके अंदर इंजर्ड हुए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इसकी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद, अब ध्यान से सुनना, डेथ होने के बाद क्या है कि अब पुलिस ने क्या किया, इसकी पूरा खाना तलाशी ली। जब तलाशी ली तो इसकी जेब से एक चिट मिली। ठीक। चिट में इसने जो है अपने मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छाएं वगैरह सब कुछ लिख लिखा रखी। तो उसमें इसने सबसे पहले लिखा था कि मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी, वहीं पे कोई मेंटल हेल्थ का कोई एक इंस्टीट्यूट था, कि मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी उस इंस्टीट्यूट को डोनेट करता हूँ, सबसे पहले इसने लिखा था।
और जब इसने लिखा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करता हूं, तो इसने वास्तव में डोनेट की थी और इसके पास प्रॉपर्टी थी। कहानी बिहार के एक प्रोफेसर साहब थे, उनके जैसी नहीं थी। पिछले साल खूब चला था कि वो एक कॉलेज में पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे कॉलेज में मेरे पढ़ाने लायक बच्चे नहीं आते हैं और मैं बच्चों को कुछ पढ़ा नहीं पा रहा हूं, तो मैं इतने साल से अपनी तनख्वाह ले रहा हूं और मैं सरकार को अपनी तनख्वाह वापस करना चाहता हूँ। वो भाई साहब न्यूज़पेपर में एकदम हाईलाइटेड, चकाचक, बहुत बढ़िया कि इतना ईमानदार शिक्षक। भाई साहब जो है, प्रोफेसर साहब ने 38 लाख का चेक काट के दे दिया कि पिछले 2-3 साल में मैंने इतनी तनख्वाह ली। ठीक है साहब, 38 लाख का चेक काट के दे दिया। उसके बाद पता चला खाते में 900 रुपए पड़े थे। ठीक, जिस खाते का चेक काट के दिया था, खाते में 900 रुपए थे। अगर वो चेक लगाया जाता तो चेक बाउंस हो जाता। पर बहरहाल इसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट की और डोनेट करने के बाद फिर इसने आगे लिखा कि मुझे लगता है कि मेरे ब्रेन में कुछ तो समस्या है। मैं चाहता हूं मेरे मरने के बाद मेरी ब्रेन की ऑटोप्सी की जाए, यानी कि पोस्टमार्टम किया जाए और ये देखा जाए कि ब्रेन में कहां गड़बड़। जब ऑटोप्सी की गई तो उसके बाद पाया गया कि उसके अमाइगडाला के पास एक ट्यूमर डेवलप हो गया था। अमाइगडाला के पास ट्यूमर डेवलप हो जाने की वजह से उसका अमाइगडाला कई बार ओवर एक्टिव हो जाता था, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता था। हाइपर एक्टिव होने की वजह से अपन ने कहा कि इमोशंस और फियर को रेगुलेट करता है। और फिर मैंने आपसे कहा कि जब आप डरे होते हैं उस समय आप सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो उसके अंदर कौन से पार्ट के अंदर ट्यूमर डेवलप हो रहा था? अमाइगडाला वाले पार्ट में। अमाइगडाला के बाद अगला पार्ट बेटा कौन सा लिखा? हिप्पोकैम्पस। ये जो हिप्पोकैम्पस है, ये आपका रिलेटेड होता है स्मेल से। हिप्पोकैम्पस किससे रिलेटेड है बेटा? स्मेल से रिलेटेड होता है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 323, 323, 323 पे आपको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में ऑल्फैक्टरी बल्ब मिला। ऑल्फैक्टरी मतलब क्या हुआ? स्मेल। पढ़िए यहीं पर क्या मिला? एक्सटेंशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन। अंडरलाइन करो। यानी कि जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है, जो कि सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है, वो एक्सटेंशन किसका है बेटा? लिम्बिक सिस्टम का एक्सटेंशन है। तो आपने कहा कि हिप्पोकैम्पस किससे रिलेटेड होता है? स्मेल के साथ। स्पेशली ये आपका रिलेटेड होता है कि स्मेल को लेकर के जो आपका इमोशनल बिहेवियर होता है उससे रिलेटेड है। जैसे अब तो क्या है कि कुछ दिन से बारिश हो रही है। नहीं, जब बारिश होना शुरू हुई थी और शुरू शुरू में जब पहली बार बारिश होती है तो वो जो भीगी मिट्टी की स्मेल आती है, वो अगर हम बात करें हम में से ज्यादातर लोगों को पसंद होती है। जब इनिशियली मिट्टी भीगती है तो जो स्मेल आती है ज्यादातर लोगों को पसंद है। यानी कि कहीं ना कहीं उस स्मेल से हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट है। और आप समझिए वो इमोशनल अटैचमेंट ओवर द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन रहा है। क्योंकि हम सबके अंदर ये कॉमन सी बात है कि क्यों रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो सर्वाइवल है वो पानी पे डिपेंडेंट रहा है। भाई आज हमारे पास पानी के इतने सारे आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं, कई सारी चीजें हैं। पहले हम अपने एंसेस्टर्स या हमारी जो एंसेस्ट्रल स्पीसीज रही होंगी उन सब के लिए कहीं ना कहीं पानी बरसना अपने आप में बहुत खुशी की बात रही होगी कि भाई इससे पहले इतनी एक्सट्रीम गर्मी पड़ी, जबकि आपको सर्वाइवल की समस्या हो गई कि आप कैसे सर्वाइव करो। उसके बाद जब पानी बरसा तब आपको लगा कि हाँ अब जिंदा रहना बहुत आसान काम है। तो इसीलिए हम सबके अंदर वो जो भीगी मिट्टी की स्मेल है वो हम में से हर किसी को ज्यादातर अच्छी लगती है। तो इमोशनल रिलेशन को रेगुलेट कौन करता है? हिप्पोकैम्पस। ध्यान देंगे जब भी आपसे कहा जाएगा कि लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या आता है, तो लिम्बिक सिस्टम में आप कहेंगे इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर। कौन कौन? अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। बस लिम्बिक लोब समाप्त। ध्यान देंगे ये जो लिम्बिक लोब है ये बेटा काम करता है हाइपोथैलेमस के साथ। सो इट वर्क विद, किसके साथ मिलके काम करेगा? हाइपोथैलेमस के साथ मिलके काम करता है। ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, क्या हाइपोथैलेमस लिम्बिक लोब का पार्ट है? ध्यान दें, क्या स्ट्रक्चरली हाइपोथैलेमस लिम्बिक लोब का पार्ट है? नहीं। क्या हाइपोथैलेमस लिम्बिक लोब का पार्ट होता है? नो। लिम्बिक लोब में क्या क्या आता है? इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स जैसे कि अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। बस इतना लिम्बिक लोब होता है। पर लिम्बिक लोब किसके साथ मिलकर के काम करता है?
तो अपन ने कहा किसके साथ मिलके काम करेगा, हाइपोथैलेमस। समझिएगा, जैसे आपने कहा था कि नेफ्रॉन में दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। पर काम करने के लिए रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट यानी कि बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस साथ में आए थे, तो बना था मेलपिगियन कैप्सूल। ऐसे ही काम करने के लिए दोनों साथ में हैं, पर स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग हैं। लिम्बिक सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस को इंक्लूड नहीं किया जाता, तो यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के काम करता है। और हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के ये क्या काम करेगा, तो एक तो हमारा इमोशनल बिहेवियर रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट कर रहा है बेटा, इमोशनल बिहेवियर रेगुलेट करता है, यानी कि इमोशंस को रेगुलेट करता है। इमोशंस के अंदर क्या क्या रखा है एनसीईआरटी ने, तो एनसीईआरटी ने यहां पे कहा एंगर, रेज। पहला क्या कहा, एंगर, फिर अगला कहा रेज। एंगर का मतलब गुस्सा यानी कि क्रोध, यानी आपने कुछ गलत किया और उस बात पे मैं आप पे गुस्सा हुआ, तो इसको क्या कहा जाएगा, एंगर। और दूसरी कंडीशन है रेज। रेज का मतलब है घृणा, तुम कुछ करो या मत करो, हर कंडीशन में तुम मेरे लिए बुरे हो, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, रेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम अगर आपस में, हम इंडियंस अगर बात करें, किसी एक ने कुछ गलत किया, दूसरे को गुस्सा आई, तो ये क्या है, एंगर है। वहीं पर आजादी से पहले जब अंग्रेज थे, हम अच्छे भले, हमारे जो है पूर्वज रोड पे अच्छे भले जा रहे हैं कहीं भी, और बगल से जो अंग्रेज गुजरा, तो क्या अंग्रेज इस बात का इंतजार करता था कि तुम कुछ करो उसके बाद में गुस्सा करूंगा, नहीं ना। वहां पे केस क्या था, रेज वाला केस था, घृणा वाला केस था। तो आपने कहा कि यहां पे क्या हुआ, एंगर है, रेज है। रेज के अलावा एक ले सकते हैं आप, अफेक्शन। अफेक्शन यानी किसी के लिए आपके मन में जो लगाव है वो। फिर आपने कहा इमोशनल बिहेवियर के अलावा रेगुलेट क्या करता है, तो आगे कहा मोटिवेशन। क्या रेगुलेट करता है, मोटिवेशन को रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करेगा, मोटिवेशन। और मोटिवेशन के अलावा ये रेगुलेट करता है हमारे अंदर सेक्सुअल बिहेवियर। क्या रेगुलेट करेगा बेटा, सेक्सुअल बिहेवियर रेगुलेट करता है। तो अब आप देखिए, ध्यान करेंगे, जब एनसीईआरटी ने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर बिहेवियर लिखा था, तब मैंने कहा था बिहेवियर दो तरीके का होता है, सोशल और सेक्सुअल। सोशल बिहेवियर को सेरिब्रम का फ्रंटल लोब रेगुलेट करता है, जबकि सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट कौन करता है, लिम्बिक लोब। क्योंकि लिम्बिक लोब सेरिब्रम का ही पार्ट है, तो इसलिए आपने कहा कि ओवरऑल बिहेवियर को रेगुलेट कौन करता है, सेरिब्रम। तो बिहेवियर रेगुलेट करने वाला पार्ट बेटा अपने पास कौन हुआ, सेरिब्रम। यहां पर सेक्सुअल बिहेवियर कैसे रेगुलेट होता है समझना बस एक बार। लिम्बिक लोब में यहां पे एक पाया जाता आर्कुएट न्यूक्लियाई। क्या होता है, आर्कुएट न्यूक्लियाई कहा जाता है। आर्कुएट न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस को सिग्नल करता है, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ, जीएनआरएच। पूरा नाम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो जीएनआरएच है, ये पहुंचता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और इन टर्न एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रीट कराता है एफएसएच और एलएच। क्या सेक्रेट होगा बेटा, एफएसएच और एलएच। ये काम करते हैं गोनेड्स पर, और गोनेड्स से मेल के केस में एंड्रोजन, जबकि फीमेल के केस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट होता है। मेल में एंड्रोजन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन जो है, ये हमारे सेक्सुअल बिहेवियर, ध्यान दें, सेक्सुअल बिहेवियर को ही लिबिडो कहा जाता है। क्या बोलते हैं, लिबिडो, चाहे मेल में हो या फीमेल में। सेक्सुअल बिहेवियर का एक और नाम क्या होता है, लिबिडो भी कहा जाता है। तो आपने कहा कि ये सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो को अल्टीमेटली रेगुलेट कौन करता है, एस्ट्रोजन फीमेल के केस में और एंड्रोजन मेल के केस में। पर ये हार्मोन आए क्यों, क्योंकि लिम्बिक लोब में आर्क्यूएट न्यूक्लियाई ने हाइपोथैलेमस को बोला जीएनआरएच सेक्रीट करने के लिए। न जीएनआरएच होता और न ये हार्मोन सेक्रीट होते, और हार्मोन सेक्रीट नहीं होते तो फिर ये सेक्सुअल बिहेवियर भी नहीं होता। तो अल्टीमेटली रेगुलेट करने वाला कौन है, लिम्बिक लोब। एक बार अब एनसीईआरटी में फोर ब्रेन का इतना पार्ट पढ़ के देखो।
हाँ बेटा, तेज बोलो। यहाँ पे अपन ने कहा कि हार्मोन दो तरह के आएंगे। एक तो वो हार्मोन आएगा जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करेगा। इन टर्न एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन का सेक्रीशन होगा। पेज नंबर 333 निकालो। 333 पे आप देखिए, हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास कुछ हार्मोन सीधे भी जा रहे हैं। ये जो हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्टली रिलीज होते हैं। डायरेक्टली रिलीज होने वाले हार्मोन में आप यहाँ पे नाम लेते हैं, एक तो एडीएच का, दूसरा ऑक्सीटोसिन का। तो ये दोनों हार्मोन डायरेक्टली रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ऑल्दो दे आर फॉर्म्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सर्केडियन रिदम इसलिए रेगुलेट करता है क्योंकि अगर हम देखें तो सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करने में दो चीजों का रोल है। एक तो हाइपोथैलेमस है और दूसरा एक मेलेटोनिन हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है। मेलेटोनिन का सेक्रीशन नाइट के टाइम पे यानी कि डार्कनेस में बढ़ जाता है और डे टाइम पे कंपैरेटिवली कम हो जाता है। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जो न्यूरॉन है वो पीनियल ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं। पीनियल ग्लैंड कहाँ है? हाइपोथैलेमस के पास है। तो हाइपोथैलेमस पीनियल ग्लैंड से सेक्रीट कराता है मेलेटोनिन, और मेलेटोनिन रेगुलेट करेगा 24 आवर साइकिल को। क्या बेटा? ऑस्मो रिसेप्टर आपने किडनी के अंदर पढ़ा था, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में, एडीएच वाले पैराग्राफ में। तो ऐसे रिसेप्टर जो कि बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम और ऑस्मोलैरिटी के बारे में बताते हो, उन रिसेप्टर्स को आप ऑस्मो रिसेप्टर कहेंगे। क्या? नहीं, पोस्टीरियर से बेटा कोई हार्मोन नहीं आता। पोस्टीरियर पिट्यूटरी केवल हार्मोन रिलीज करती है, सेक्रीट नहीं करती। क्या बेटा? नर्वस, हाइपोथैलेमस पार्ट नर्वस सिस्टम का है। हालांकि ये पूरे एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा को रेगुलेट करता है, पर जब भी पार्ट कहा जाएगा देन इट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। हाँ, जो सीएनएस में साइटोन का ग्रुप है उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियाई। चलो, तो आज अपन यहां तक रखते हैं, फोर ब्रेन तक। मंडे को बात करते हैं मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में। बिल्कुल।